एक व्यक्ति शाम के वक्त अपनी पत्नी और अपनी 1.5 साल की बच्ची के साथ बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन एक सुनसान जगह पर जाकर पहुंचता है और वहां पर कुछ लोग उसका अचानक रास्ता रोक लेते हैं। वे लोग उस व्यक्ति पर हमला ही नहीं करते बल्कि उसकी पत्नी को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा थ्री न्यूज चैनल पर आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर के पास एक थाना पड़ता है शिवली थाना। इसी शिवली थाने में एक गांव पड़ता है केसरी नेवादा। दरअसल इसी केसरी नेवादा से एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है और रोते बिलखते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम रमन पाल है। रमन, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास है। पुलिस वालों से वो कहता है कि साहब, कुछ लोगों ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और उसको लेकर जंगल की तरफ चले गए हैं। प्लीज आप मेरी मदद करें, कृपया मेरी पत्नी को बचा लीजिए। रमन जैसे ही पुलिस को ये सारी बातें कहता है तो पुलिस आनंद फानंद में अपनी टीम के साथ तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर पहले से ही काफी ज्यादा तादाद में लोग मौजूद थे। ये सरता, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास की होती है, रमन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, दरअसल शाम के वक्त जब मैं अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से गुजर रहा था तो इसी गांव के किनारे, नहर के किनारे जब मैं जा रहा था तो 3 लोग आए और उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझ पर हमला ही नहीं किया बल्कि हमला करने के बाद मेरी पत्नी को उठाकर जंगल की तरफ ले गए। साहब, मैं बहुत परेशान हूँ साहब, मेरी पत्नी को किसी तरह आप वापस ले आइए। इस तरह की बातें जब पुलिस से कहता है तो जो पुलिस की टीम होती है वो जंगल की तरफ जाती है और सरिता को हर जगह तलाश करने की कोशिश करती है। इधर उधर तलाश करती है लेकिन सरिता कहीं मिल नहीं रही थी। तभी जो रमन होता है वो यही जानकारी अपने ससुर कमलेश पाल को देता है। कमलेश पाल जो होता है वो भी घटना स्थल पर पहुंच जाता है और पुलिस भी तमाम कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद सरिता का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा था। काफी देर हो जाती है और काफी रात हो जाती है, जिसकी वजह से अब रमन और उसके ससुर कमलेश पाल जो होते हैं वो थाने में जाते हैं। और इधर दोनों जब थाने में पहुंचते हैं तो कमलेश पाल जो होता है, जो रमन का ससुर होता है, वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा दामाद झूठ बोल रहा है। दरअसल मेरा जो अंदाजा है, मेरी बच्ची को गायब करने में कहीं ना कहीं रमन का ही हाथ है, क्योंकि ये मेरी बेटी के साथ बहुत दिनों से दुर्व्यवहार कर रहा था और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। यह सुनकर रमन तुरंत पुलिस वालों के पैर पकड़ लेता है और रोते बिलखते हुए कहता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी को कहीं गायब नहीं किया, मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कह रहा हूं, मैंने सरिता को कहीं गायब नहीं किया। इस तरीके से वो रोने और गिड़गिड़ाने लगता है। दरअसल वो लोग 3 लोग थे, सरिता को जबरदस्ती उठाकर जंगल की तरफ ले गए। पुलिस जब इस तरह की बातें रमन के मुंह से जब सुन रही थी तो रमन और कमलेश दोनों को पुलिस जवाब देती है और बोलती कि ठीक है, कल हम लोग जंगल में चलेंगे और दोबारा फिर से उसकी तलाश करेंगे। पुलिस अपनी टीम के साथ फिर से जंगल में जाती है और जंगल में जाकर सरिता की तलाश शुरू कर देती है। जब पुलिस को सरिता मिलती है तो दरअसल सरिता की हत्या की जा चुकी थी। पुलिस को जब सरिता की डेड बॉडी मिलती है तो डेड बॉडी को जब चेक करती है तो मालूम होता है कि सरिता के शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान थे और उसके गले में भी एक चुन्नी लपटी हुई थी, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि सरिता को उसी की चुन्नी से खींचकर गला दबाकर हत्या की गई है। इधर कमलेश और उसका दामाद रमन जब डेड बॉडी के पास जाते हैं तो चीख चीख कर दोनों रोना शुरू कर देते हैं। पुलिस सबसे पहले सरिता की डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो रमन होता है, रमन के तहरीर पर 302 का मुकदमा दायर करती है अज्ञात अपराधियों के खिलाफ। और इसी केस में जब छानबीन करना शुरू करती है तो पुलिस अपनी तमाम कोशिशें कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद जो अपराधी होते हैं उनका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरता है, समय गुजरता है, इधर कमलेश पाल जो होता है वो फिर से पुलिस वालों को दबाव बनाना शुरू करता है और कमलेश पाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो मेरा दामाद है
इसने ही मेरी बच्ची की हत्या की है, किसी और नहीं बल्कि मेरा दामाद जो रमन है यही कहीं ना कहीं इस मामले में इन्वॉल्व है। जब पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस फिर से रमन से पूछताछ करती है। रमन इस बार भी पुलिस वालों को वही कहानी सुनाता है, लेकिन इस बार जब पुलिस होती है वो रमन से बहुत सख्ती से पेश आना शुरू कर देती है। जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है और रमन से सख्ती से पेश आना शुरू हो जाती है तो रमन मजबूर हो जाता है और अपनी सच्चाई को कबूल देता है और कहता है कि साहब मैंने ही सरिता की हत्या की है। लेकिन जो रमन होता है, जब रमन इस पूरी सच्चाई को बताता है, इस पूरी कहानी को बताता है, तो कहानी को सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। सरिता जिसके पिता का नाम रामपाल, माँ का नाम शर्मिला देवी, और रामपाल के टोटल कुल मिलाकर 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 लड़का होता है। बेटी की शादी तो वो कर चुका था और दूसरा जो छोटा वाला बेटा होता है उसकी शादी करना भी बाकी था। सरिता के जो पिता होते हैं कमलेश, जो खेती किसानी का काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। इधर सरिता जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, कमलेश पाल अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार कमलेश की जो तलाश होती है बहुत जल्द पूरी हो जाती है और उसे रमन मिल जाता है। रमन जो चौबेपुर थाने के अंतर्गत एक गांव है वहीं का रहने वाला था। रमन के पिता का नाम रामपाल और माँ का नाम उमापाल होता है। इनके टोटल 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा जो अमन होता है और छोटा बेटा रमन होता है। बड़े बेटे की शादी हो गई, अमन अपनी पत्नी के साथ हरियाणा के गुड़गांव शहर में रहता है। रमन जो कि बड़ी मुश्किल से 8वीं की पढ़ाई करता है और फिर अपने ही इलाके की एक छोटी सी कंपनी में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था। साथ ही अपने पिता के साथ खेती किसानी में भी हाथ बटाता है। इधर कमलेश पाल जैसे रमन को जैसे ही पसंद आता है, 17 फरवरी 2018 को अपनी बेटी के साथ सरिता के साथ रमन की शादी तय कर देता है और बड़ी धूमधाम से शादी कर देता है। शादी करके जैसे ही सरिता अपने ससुराल आती है तो कुछ समय बहुत अच्छे से बीतता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी सास उसे ताने देना शुरू कर देती है, दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर देती है। क्योंकि सरिता जब शादी करके अपने ससुराल में आती है तो उसके साथ भी कुछ दहेज लेकर तुम नहीं आई हो और तुम कुछ पैसा ही लेकर नहीं आई हो, जो दहेज मिलता है तो कम से कम कुछ अच्छा रहता है, इस तरीके की बातें बोलती थी और किसी न किसी तरीके से सरिता को परेशान करती थी। जैसे ही सरिता ये शिकायत अपने पति यानी कि रमन से करती थी तो रमन सरिता का पक्ष लेने के बजाय अपने माँ का पक्ष लेना शुरू कर देता था। जिस तरह से ये दिन ब दिन बीतते गए, जो सरिता थी, सरिता की कभी ना कभी वो पिटाई भी कर देता था। इधर उसकी जो माँ थी वो बार बार दहेज लाने के लिए उसको प्रताड़ित कर रही थी और दहेज के लिए परेशान कर रही थी। सरिता अपनी सास को एक बात साफ साफ जवाब दे देती है कि अगर मुझे पहले मालूम होता कि आप इतनी बड़ी लालची हैं तो मैं यहाँ कभी शादी ना करती। जैसे इस तरह का जवाब वो देती है तो रमन जो होता है वो सरिता को बुरी तरीके से फिर से पीट देता है। लेकिन इसके बावजूद भी सरिता जो होती है वो अपने माता पिता से ये सब कुछ भी नहीं बताती, बल्कि अपने पति के साथ वैसे ही समय गुजारना शुरू कर देती है, वैसे ही रहना शुरू कर देती है। जैसे लगभग किसी तरह खींच खांच के 1.5 साल का समय बीतता है, उसको एक बच्ची हो जाती है। जैसे ही बच्ची इस दुनिया में आती है उसकी माँ जो उसकी सास होती है वो उस पर भड़क जाती है, क्योंकि उसको एक बेटा चाहिए था, एक पोते का इंतजार था। और जैसे ही बेटी पैदा होती है, जैसे ही बेटी आंगन में आती है तो उसकी सास और उसके पति यानी कि रमन दोनों मिलकर सरिता को परेशान करने लगते हैं। आए दिन हर रोज जब देखो छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। इस तरह से रमन के जो पिता थे उनको भी एक दिन गुस्सा आ जाता है। रमन को उसके पिता घर से निकाल देते हैं और उसके बाद रमन अपनी बच्ची और अपनी पत्नी को लेकर घर से निकल जाता है और एक किराए के मकान में रहने लगता है। क्योंकि जो रमन था उसके पास इतना पैसा तो नहीं था कि वो अपने परिवार को किसी तरीके से पाल सके, पालन पोषण कर सके। जब रमन परेशानियों से गुजर रहा था तो वो धीरे धीरे शराब का सहारा लेता है। शराब भी पीता था और बल्कि ढेर सारे कर्जों को लेकर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पैसे तो उसके पास थे नहीं तो किसी तरीके से अपने दोस्तों से किसी से उधार लेता रहता था, शराब पीता था। इस तरह उसका एक दोस्त था रंजीत पाल, जो उसके घर पर आना जाना जिसका था। और जब रंजीत पाल शराब के माध्यम से जब
रमन से मिलता है और जब उसकी पत्नी को घर पर देखता है तो देखकर रंजीत उसका दीवाना हो जाता है और सरिता के नजदीक आने के लिए वो आए दिन रमन के घर पर आना जाना शुरू कर देता है। रमन भी शराब का आदी हो चुका था। इधर जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो वो अपने साथ एक शराब की बोतल लेकर आता और रमन के साथ दोनों ही रमन के घर पर शराब बैठकर आराम से पीते और हर बार की तरह रंजीत जो था वो मौके की तलाश कर रहा था। जैसे जैसे एक दिन बीतता जाता था धीरे धीरे वो रमन को अपना कर्जे का और अपने दारों का आदी बना देता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और एक दिन रंजीत ने मौका देखकर सरिता से अपने दिल की बात बोल दी, जिससे सरिता बहुत ज्यादा भड़क जाती है और ये शिकायत अपने पति रमन से कर देती है। तो जो रमन होता है वो अपने दोस्त का पक्ष लेने लगता है, बल्कि दोस्त को उसे डांटना चाहिए तो वो दोस्त का ही पक्ष लेने लगता है और कहता है कि रंजीत जो कह रहा है तुम उसके साथ वो कर लो, क्योंकि जो रमन रंजीत के कर्ज में इस तरह से डूब चुका होता है क्योंकि वो चाह कर भी रंजीत को मना नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे तमाम कोशिशें होती हैं, सरिता जब उसकी बात नहीं मानती है तो एक दिन जो रंजीत होता है वो अपने दोस्त वीरपाल से मुलाकात करता है और वीरपाल से सरिता के बारे में बताता है और कहता है कि किसी भी कीमत पर एक बार सरिता को मैं पाना चाहता हूँ, सरिता के साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। जो वीरपाल होता है वो भी रंजीत का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और एक दिन रंजीत और वीरपाल अपने साथ शराब की बोतल लेकर रमन के घर में पहुंचते हैं। तीनों एक साथ बैठकर दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। रंजीत और उसका दोस्त मिलकर रमन को काफी ज्यादा मात्रा में शराब पिलाते हैं। जैसे ही रमन बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है उसके बाद रंजीत और उसका दोस्त वीरपाल दोनों सरिता के कमरे में एंट्री कर जाते हैं। अब दोनों सरिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। सरिता वहां कैसे भी भागकर किचन में चली जाती है और किचन में जाकर एक तेज धार वाले चाकू निकालती है और दोनों की तरफ दिखाते हुए धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को मार दूंगी या तो मैं तुम लोगों को मार दूंगी। चूंकि चाकू जो थी वो बहुत ज्यादा धारदार थी और सरिता का गुस्सा देखकर उन लोगों को लगा कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है, इसलिए जब उसका ऐसा स्वरूप वो लोग देखते हैं तो डर के मारे वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर वो अपनी बात पति को बोलती है। उसके बाद जो रमन होता है, रमन उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का त्योहार होता है। सरिता अपने पति से अपने मायके जाने के लिए कहती है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए कहती है, लेकिन रमन अपनी पत्नी को उसके मायके जाने की से साफ इनकार कर देता है। सरिता जब जिद पर आ जाती है तो रमन उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है, लेकिन सरिता उस दिन अपने पति की बात नहीं मानती है और अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन इस बार जब सरिता अपने मायके पहुंचती है तो सरिता रंजीत और उसके दोस्तों की करतूतों के बारे में अपने पिता को और अपने भाई को बता देती है। जैसे ही वो मायके पहुंचती है उसके थोड़ी ही देर के बाद रमन भी ससुराल में पहुंच जाता है। जैसे ही ससुराल में पहुंचता है तो सरिता के माता पिता जो होते हैं और जो उसका भाई होता है और रमन की काफी बेइज्जती कर देते हैं और उसको घर से निकाल देते हैं। इधर जब काफी बेइज्जती हो जाती है तो वो अपने घर पर आता है और उसी दिन सरिता को इस दुनिया से हटाने की कसम खा लेता है। रमन अपनी पत्नी को दुनिया से हटाने के लिए जाकर अपने दोस्त रंजीत से मुलाकात करता है और फिर सरिता को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है। इधर जैसे ही रंजीत को जब ये बात मालूम चलती है कि रमन खुद अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाना चाहता है तो जो रंजीत होता है, रंजीत उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि रंजीत को भी गुस्सा था क्योंकि वो उसके साथ संबंध नहीं बना रही थी। अब सरिता को इस दुनिया को हटाने के लिए एक प्लान बनाते हैं दोनों लोग और इसमें रंजीत का दोस्त वीरपाल भी शामिल हो जाता है और गांव का एक लड़का जो होता है सौरभ वो भी शामिल हो जाता है। रमन जो होता है रंजीत से कहता है कि मैं 5 सितंबर को अपने ससुराल जाऊंगा और अपनी पत्नी को साथ लेकर आऊंगा, तब तुम लोग जाकर केसरी नेवादा गांव के नहर के किनारे छुप कर रहना। जैसे ही मैं अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचूंगा तो वहां पहुंचकर तुम लोग सरिता की हत्या कर देना। 5 सितंबर 2023 को इसी प्लान के तहत रमन अपने ससुराल में जाता है और शाम को मान मनौवत करके जब अपनी पत्नी को वहां से लेकर रमन
वहीं से गुजरता है जहां पर पहले से मामला तय हुआ था कि नहर के किनारे मिलना है। तकरीबन 7 बजे के आसपास रमन जब सरिता को लेकर और अपनी बच्ची को साथ में बाइक में सवार होकर वहां से गुजर रहा होता है तो केसरी नेवादा गांव की जो नहर होती है उसी किनारे जैसे ही पहुंचता है वहां पर जाकर बाइक रोक देता है। वहीं पे ये तीनों अचानक हमला कर देते हैं और रमन को 2-4 झापड़ दिखाने के लिए मार देते हैं। और उसके बाद जो उसकी बेटी होती है, वो बेटी तो 1.5 साल की होती है तो उसको तो कुछ पता ही नहीं, और ये पिटाई करवाता है फर्जी टाइप की, और 2 ब्लेड रमन अपने शरीर पर मार लेता है। उसके बाद वो लोग उसको जंगल में खींच कर लेकर जाते हैं और तीनों लोग मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं और सरिता इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद ये जो सारे लोग होते हैं ये सब अपनी बाइक से अपने अपने घर चले जाते हैं। और ये जो रमन होता है, रमन के हाथों से खून बह रहा था क्योंकि उसने ब्लेड मारी थी, और थोड़ी देर के बाद रमन चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। रमन की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो रमन होता है वो खुद ही पुलिस को फोन करता है और पुलिस वालों से अपनी पूरी बात बताता है कि साहब कुछ लोगों ने मेरी पत्नी को अपहरण कर लिया है। वाकई में रमन जो था ये पूरी तरीके से कहानी पूरी पुलिस को बताता है कि जैसे जैसे जो हुआ। वाकई में रमन ने ये जो कहानी पुलिस वालों को जब बताता है तो पुलिस रमन की तहरीर पर उन तीनों दोस्तों को भी अपनी कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लिया है और सबके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, रमन जो था वो जेल चला गया, उसके तीनों दोस्त भी जेल चले गए और अब ये सलाखों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे। वो जो बेटी थी 1.5 साल की वो अनाथ हो गई और दोनों परिवार बर्बाद हो गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाने, आपको परेशान करना नहीं था। बस आपको मैं सचेत करना चाहता था कि इस तरीके की चीजें भी समाज में होती रहती हैं, इसलिए आप सावधान रहें और सतर्क रहें। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस तरह की खबरें, सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।